हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण क्रोनोलॉजी आपको समझाते हैं। आप देखिए, श्रीलंका, संसद पर हमला, लोगों का संसद पर कब्जा, प्रधानमंत्री का भागना। बांग्लादेश, युवाओं का आक्रोश, लोगों का आक्रोश, प्रधानमंत्री का भागना, संसद पर कब्जा। और अब नेपाल, युवाओं का, जेनजी का आंदोलन, सबसे इंपॉर्टेंट संसद पर हमला और उसके बाद प्रधानमंत्री का इस्तीफा। हमारे पड़ोस के सभी प्रमुख देश अगर आप देखें तो एक प्रकार से इस आंदोलनों की सीरीज में चलते चले जा रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। गृह मंत्री और कुछ अन्य मंत्रियों ने पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। सेना काठमांडू पर कंट्रोल कर रही है, लेकिन विद्रोह अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नेपाल में चल रही राजनीतिक उथल पुथल की बात करेंगे। इसके साथ साथ यह भी समझिए कि यह किसी एक देश का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे साउथ एशिया की स्थिरता का मामला है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का मामला है, युवाओं की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भूमिका का मामला है, सरकार से बढ़ रही असंतुष्टि और भारत के अड़ोस पड़ोस में हो रही अस्थिरता, इसका भी मामला है। अगर आप अस्थिरता जैसे शब्द पर जाएंगे तो पाकिस्तान की अस्थिरता भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जहां पर बलोच मूवमेंट इतना ज्यादा हो रहा है। अफगानिस्तान अभी स्थिर हो नहीं सका है, तो भारत चारों तरफ से अस्थिर राष्ट्रों से घिरा हुआ है। फिलहाल अगर हम नेपाल पर फोकस करें तो वहां पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, बढ़ती हुई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सत्ता में परिवारीकरण और केंद्रीकरण, इन सबके खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा हुआ था। इसे जेन जी आंदोलन कहा जा रहा है। सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे से अब वहां पर कैसे राजनीतिक हालात बनेंगे और इसके साथ साथ भारत के लिए इसमें चिंता के क्या क्या विषय हैं। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जहां पर नेपाल के हालात को जानेंगे और साथ ही साथ बांग्लादेश से भी तुलना करेंगे नेपाल की। तो सबसे महत्वपूर्ण रूप से इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। यूपीएससी से रिलेटेड तैयारी करते समय जब भी आपको कोई मुद्दा आता है, कोई समस्या आती है, कोई प्रश्न आता है, आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक, सारे करंट के अपडेट्स के लिंक आपको यहीं इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लें और यूपीएससी की तैयारी से संबंधित सलाह और सहायता के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट करें। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। तो सबसे पहले हम नेपाल की बात करते हैं। तो अगर नेपाल की बात करें तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कहानी के पिछले हिस्से को देखते हैं। नेपाल में अस्थिरता का एक लंबा इतिहास चला आ रहा है। वास्तव में जब से वहां राजशाही समाप्त हुई और गणतंत्र की स्थापना हुई, तब से वहां पर गठबंधन सरकारों का उदय हुआ, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आइडियोलॉजी की लड़ाई और इसके साथ साथ बाहरी शक्तियों, जिसमें हम यह भी कह सकते हैं स्पष्ट तौर पर कि चीन का प्रभाव और भारत का प्रभाव, इन सब ने वहां की राजनीति को बहुत जटिल बना दिया है। वर्तमान प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली हैं, उनकी सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार, आर्थिक कुप्रबंधन और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगते रहे हैं। और इसके साथ साथ उनका क्लियर झुकाव भी दिखाई देता है चाइना की सरकार के प्रति। ये वहां की जनता के बीच में असंतुष्टि के एक बड़े कारण बनते चले गए। हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, जिसे सरकार ने कहा कि ये फर्जी खबरों और अफवाहों से निपटने के लिए आवश्यक है। लेकिन युवा जो वहां की जेनजी है, वो ये मान रही है कि यह असहमति को दबाने की कोशिश है। नेपाल में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है, लोगों में आर्थिक अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, आर्थिक अवसरों का स्पष्ट अभाव दिखाई देता है। राजनीतिक निराशा ने, इस बढ़ती हुई निराशा ने और इस समाज की स्थिति और आर्थिक स्थिति ने युवाओं को सड़क पर ला दिया है। यही कारण है कि आंदोलन तेजी से फैल रहा है और इतने इस्तीफों के बाद भी अभी तक शांति स्थापित होने की कोई खबर नहीं आई है। अगर हम देखें तो अभी की न्यूज जो इंडिया टुडे ने अपडेट करी कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली लाइकली टू फ्ली कंट्री, वो देश से भाग भी सकते हैं, ऐसा
गैस किया जा रहा है, ये स्पष्ट न्यूज तो नहीं है, लेकिन इस्तीफा दे दिया है, ये स्पष्ट न्यूज आ रही है। तो जेनजी के आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो वास्तव में कैसे हुई, वो काठमांडू में शुरू हुई, लेकिन अभी ये देश भर में फैल चुका है। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ सरकार की नीतियों का विरोध किया है, बल्कि सत्ता के केंद्रीकरण का और पारदर्शिता की कमी का भी विरोध किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के आवास, राष्ट्रपति के निजी आवास तक को निशाना बनाया है और कई जगहों पर सरकारी कार्यालयों में आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, हिंसा की है और अब तक 20 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों पक्ष शामिल हैं। यह आंदोलन सिर्फ सड़क पर विरोध तक ही सीमित नहीं है। युवाओं ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर विरोध की आवाज को तेज की है और यह दर्शा रहा है कि आधुनिक तकनीकी लोकतांत्रिक बदलावों में किस प्रकार से बदलाव लाती है। बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा कि अभी जितने बैन लगाए गए थे वो सारे बैन हटाए जा चुके हैं, मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन युवा अब बड़े परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विपक्ष के दबाव में शुरुआत में तो कहा कि हम इस्तीफा तो नहीं देंगे, लेकिन अभी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है क्योंकि सेना ने उन्हें यह सलाह दी कि आप इस्तीफा दे दें। काठमांडू से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। संभावना यह जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री किसी भी वक्त नेपाल छोड़कर भाग सकते हैं। सरकार का रुख लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक परीक्षा है। क्या संसद जनभावना को ध्यान में रखते हुए आगे निर्णय ले पाएगी या राजनीतिक समीकरण पुराने तरीकों से चलते रहेंगे? बस हमें इस पर आगे क्या डेवलपमेंट होने हैं इस पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बांग्लादेश की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही थी, जहां से प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। आप दो इमेजेस देख रहे हैं, ये नेपाल की रिसेंट इमेज है और ये बांग्लादेश में जब विद्रोह हुआ था उसकी इमेज है। आप समझिए इस चीज को, जब बांग्लादेश में जो हालिया विरोध प्रदर्शन हुआ उससे काफी मिलता जुलता है, एक जैसी लाइन पर चल रहा है। वहां पर भी जब विरोध हुए थे तो शिक्षा प्रणाली में सुधार, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों के कारण ही युवा सबसे पहले सड़कों पर उतरे, लेकिन सरकार ने उसको उतना गंभीरता से नहीं लिया और वहां के युवाओं ने सोशल मीडिया और युवाओं को मंच दे करके इस विरोध को बढ़ाया। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो बांग्लादेश और नेपाल को अलग कर रही है वो यह है कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता नहीं थी। प्रधानमंत्री लगातार सत्ता में थी और लगातार वो चुनाव जीत रही थी। वो कुप्रबंधन से जीत रही थी या गलत तरीके से जीत रही थी ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन एक स्थायी सरकार लगातार चल रही थी। जबकि नेपाल की स्थिति कमजोर है इस मामले में। नेपाल में अभी भी राजनीतिक अस्थिरता है और पहले से ये मौजूद थी। बांग्लादेश में एक नीति संशोधन से विरोध शुरू हुआ, जबकि नेपाल में सत्ता का केंद्रीकरण भी है और इसके साथ साथ बाहरी दबाव भी है, जिसकी वजह से ये विवाद बहुत जटिल हो जाता है और यहां का संकट उम्मीद की जा रही है कि बांग्लादेश से कहीं ज्यादा गहरा होगा। तो नेपाल की स्थिति से कई गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा कि क्या लोकतांत्रिक संस्थाएं युवाओं की जगह को, आवाज को जगह देंगी या नहीं देंगी? क्या आर्थिक संकट और बेरोजगारी राजनीतिक असंतोष को और ज्यादा बढ़ाएगा? क्या बाहरी शक्तियों के जो प्रभाव हैं, जो बाहरी शक्तियां खेल रही हैं, वो इस अस्थिरता का लाभ उठाएंगी? क्या नेपाल की संसद इस समस्या का राजनीतिक लॉन्ग टर्म समाधान खोज पाएगी या आंदोलन की हिंसा अभी और बढ़ेगी? लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह आंदोलन यह बताता है कि दक्षिण एशिया में युवाओं का राजनीतिक जुड़ाव तो बढ़ा है, वे प्रतिनिधित्व का उम्मीद कर रहे हैं और अब वे सिर्फ मतदाता की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, वे नीति निर्माण और शासन की दिशा तय करने में सक्रिय भागीदारी की मांग कर रहे हैं और ये दक्षिण एशिया का एक बड़ा पॉलिटिकल ट्रेंड बनता चला जा रहा है। तो इस प्रकार अगर हम देखें दोस्तों, तो नेपाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां बांग्लादेश की राह पर चलते हुए नेपाल आगे बढ़ सकता है, जहां पर कट्टरपंथी शासन और इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, या वो लोकतांत्रिक सुधार की ओर जा सकता है। और इसके साथ साथ ये अस्थिर होगा या स्थिर होगा यह भी समय समय पर पता चलेगा। मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी जो बहुत खूबसूरत कोटेशन है और कोटेशन ये कहती है, द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज मोर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की समस्याओं का समाधान है और अधिक लोकतंत्र।
तो आपको भी ये समझना होगा कि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उन समस्याओं को हल करने के लिए और अधिक डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा। अगर नेपाल की सरकार, नेपाल की सत्ता पे बैठे लोग और नेपाल की जनता यह समझ पाएगी तो वह निश्चित तौर पर अधिक लोकतांत्रिक, अधिक समृद्ध और अधिक स्थायी देश बनने की तरफ आगे बढ़ेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम से? क्या युवाओं का यह आंदोलन राजनीतिक बदलाव की दिशा में नई शुरुआत है, या नेपाल भी हमारे अन्य पड़ोसियों की तरह अराजकता की चपेट में चला जाएगा? आप अपने विचार को कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच, जिसमें आज से बैच शुरू हो रहा है और बस कुछ घंटे बचे हैं। आप इस बैच को ज्वाइन करिए। ये 6 बजे से ही आज का बैच शुरू हो रहा है। इस बैच में आपको 2026 की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, अलॉन्ग विद द स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। आपको 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाएगी। आपको प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिल्ली में दिया जाएगा, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिल्ली में दिया जाएगा और उसके साथ साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा। आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं, डेमो क्लासेस भी ऐप पर पड़ी हुई हैं। और उसके साथ साथ ध्यान रखिए इस बात का कि हमारे जितनी भी फैकल्टीज़ हैं उनको आप यूट्यूब पर वीडियोस में देखते रहते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका, उनके विचारों का प्रकटीकरण आप बहुत अच्छे से देखते हैं। मेरे सारे वीडियोस भी 7:30 बजे शाम को आते ही हैं। उसके बाद भी और वीडियोस जो करंट के अपडेट्स होते हैं वो भी मैं देता हूं। इसी प्रकार आप देखेंगे तो अन्य टीचर्स के भी आपको वीडियोस साफ साफ देखने को मिलेंगे, जहां से आपको आइडिया लगेगा कि ये फैकल्टीज़ हैं, ये फैकल्टीज़ आपको किस तरह से पढ़ाते हैं और उनके विचारों में कितनी स्पष्टता है जो आप तक पहुंचती है। तो निश्चित तौर पर ज्वाइन कीजिए। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि जो फीस का डिस्काउंट है, जो डिस्काउंटेड फीस है, वो सिर्फ तब मिलेगी जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है और कोड है हमारा PK लाइव। इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस कोड का इस्तेमाल करके बिल्कुल बेहतर ढंग से अपनी UPSC के सपने को साकार कीजिए। टाइमलाइन के साथ तैयारी करिए, रिवीजन करिए और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज लगाइए और ये सारी सुविधाएं आपको इस प्रतिज्ञा प्लस बैच में मिल जाएंगी। एक और छोटी सी बात है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि 12 सितंबर के बाद हमारे हर कोर्स की फीस बढ़ जाएगी। तो बहुत थोड़ा सा समय है आपके पास, 3 दिन का समय है केवल। इन 3 दिनों में आप अगर हमारे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो UPSC का कोर्स हो, स्टेट PCS का कोर्स हो, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या जुडिशरी का कोर्स हो, और आपको इन कोर्सेज में से किसी भी कोर्स की अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया है उस पर आकर के मुझसे बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर कॉल करिए, आपको टीम असिस्ट कर देगी। लेकिन इस डिस्काउंट का फायदा, इस डिस्काउंटेड फीस का फायदा केवल 12 सितंबर तक अवेलेबल है। प्लीज इस पर लेट मत करिए और अच्छे से इस चीज को तैयार करिए। ध्यान रखिएगा, आप जब भी कोई भी कोर्स लें स्टडी IQ का, आप PK लाइव कोड को यूज करना ना भूलें, क्योंकि यही कोड आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिलाएगा। तो अपनी तैयारी को शुरू करिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।